गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 10th का वो सिलेबस जो अब आपको पढ़ना है। और अगर आप इस सिलेबस को टॉपिक वाइज जैसे मैं कह रहा हूं अगर आप इस तरह से क्लियर कर लोगे तो फिर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में। तो गाइज मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि कौन सा सिलेबस अब आपका हट चुका है और जो कि आपको अब नहीं पढ़ना रहेगा। और यहाँ पर मैं 70% सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं जो अब आपको अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पर यूनिट्स दी हुई हैं दोस्तों, मैं यूनिट्स आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, कहाँ से आपको पढ़ना है ताकि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहली यूनिट रहेगी। पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि 70 नंबर का जो होता है वो पेपर आपका रहेगा और 30 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क होता है। ठीक है, न्यूनतम आपको जो थ्योरी का पेपर होगा उसमें आपको 23 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स यानी कि टोटल 33 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे 100 मार्क्स में पास करने के लिए। 100 में 33 नंबर आपको चाहिए होंगे। ठीक है, मैं तो चाहता हूं आपके 90, 95, 99 मार्क्स आए। तो सबसे पहली यूनिट आपकी रहेगी रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार केमिस्ट्री की ये यूनिट है जो कि 20 नंबर की आएगी। कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। इसके बाद दूसरी यूनिट है बायोलॉजी की है जो कि 20 नंबर में आएगी। इस यूनिट का नाम है जैव जगत। तीसरी यूनिट फिजिक्स की रहेगी अपवर्तन, 12 मार्क्स में आएगी। 12 नंबर में क्वेश्चन इसके आएंगे इस यूनिट से। और उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे भी 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये भी फिजिक्स की यूनिट है। और अब आएंगे प्राकृतिक संसाधन, 5 नंबर की यूनिट है। तो टोटल 70 मार्क्स आपके यहाँ पर बन जाते हैं। और 30 नंबर का क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा। 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क, तो टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा साइंस क्लास 10th का यूपी बोर्ड 2022 में। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कहां से आपको किस तरह से कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, बस छोटे से 8 ब्रेक के बाद आपको मैं टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पैंडेमिक के टाइम पे कॉलेजेस स्कूल बंद थे जो कि अब धीरे धीरे रीओपन हो रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आप अपने घर से पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर अपने कॉलेज स्कूल जा रहे होंगे। ऐसे में इस माहौल में पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और पढ़ाई करने के दौरान जो डाउट्स आते हैं उनको सॉल्व भी करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क ए डाउट का नया फीचर। दोस्तों बहुत ही सिंपल फीचर है, यूज़ करने में बिल्कुल फ्री फीचर है ये। जब भी आपको कोई डाउट है मैथ या साइंस से रिलेटेड तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने डाउट को किस तरह से करना है, आपको किस तरह से यूज़ करना, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो सबसे पहले आपको उसकी एक अच्छे से फोटो लेनी है। अगर ये फोटो आपकी गैलरी में है तो आप वहां से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहां से आप सेलेक्ट करने के बाद आपको इस इमेज को अच्छे से क्रॉप करना है और क्रॉप करके आपको इसको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जैसे कि मैथ, साइंस एटसेट्रा। इसके तुरंत बाद ही आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत इंस्टेंट दे देंगे। तो दोस्तों अनअकैडमी के इस नए फीचर से आप 24/7 कभी भी किसी भी टाइम अपने अनलिमिटेड डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर मेरा आप कोड यूज कीजिएगा EMS। तो आपको बिल्कुल फ्री आज के डाउट सेशन में पार्ट लेने का मौका मिलेगा। और आपको किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी के किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन पे भी 10% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड EMS यूज करते हैं। तो हैप्पी डाउट सॉल्विंग, ऑल द बेस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं अब अपनी सबसे पहली यूनिट की तरफ और देखते हैं साइंस के सिलेबस आपको किस तरह से कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। कमेंट में दोस्तों जरूर बताना कि आपकी पढ़ाई फिलहाल कैसी चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली यूनिट हम देखेंगे रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। ये पहली यूनिट आपकी रहनी है। इसमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। 9th में आप पढ़ के आए होंगे इस टॉपिक को। तो रासायनिक समीकरण को देख लेना किस तरह से आप इसको कवर करेंगे। इसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण का
तात्पर्य क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड में 10th साइंस में कि संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा दो। इसके बाद संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। संयोजन, अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन, अभिक्रिया, विस्थापन, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बोर्ड के लिए। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसका उदाहरण देख लेना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन बैंक या बुक में आपकी ये टॉपिक सभी मिल जाएंगे। इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपचयन तथा उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको देख लेना है। इसके बाद अम्ल और क्षार और लवण, बड़ा सिंपल टॉपिक है, 9th या 8th में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की आपको परिभाषा बतानी है, ठीक है। अम्ल वही होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, क्षार कौन से होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं, और जो लवण होते हैं वो OH नेगेटिव या H पॉजिटिव नहीं देते बल्कि दूसरे धनायन और ऋणायन देते हैं। इनके सामान्य गुणधर्म आपको देख लेने हैं, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स आपको देखने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अम्ल, क्षार और लवण के आपको उदाहरण और उपयोग भी देखने हैं। इसके बाद पीएच मान, पीएच की अवधारणा क्या है ये आपको देखना है। इसके बाद क्या है, पीएच का महत्व क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की यहाँ पर बात हो रही है, NaOH की बात हो रही है, NaOH की। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण भी इसको कहते हैं, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा इसका उपयोग आपको लिखना है। इसके बाद धातु और अधातु में चलते हैं, ये भी चैप्टर है। धातु अधातु में सक्रियता श्रेणी आपको देखनी है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण मतलब जंग लगना और उसका निवारण कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। फिर कार्बनिक यौगिक में आपको क्या पढ़ना है, ये कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी क्या होती है, प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और कौन कौन से समूह आपके सिलेबस में है, हैलोजन समूह है, अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्केन है और एल्काइन है, ये इतने आपको क्रियात्मक समूह है। इनका IUPAC नामकरण आपको देख लेना है, कौन सा, IUPAC, जल्दी में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, सिंपल सा टॉपिक है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, इनका केवल गुणधर्म, उपयोग। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, अंतर इसमें देख लेना, मिल जाएगा एग्जाम में आपको। इसके बाद है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, इसमें क्या है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन और संयोजकता क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं, ये आपको देखना है। अब दूसरी यूनिट है दोस्तों बायोलॉजी की, यहाँ पर आपको जैव जगत पढ़ना है। तो जैव जगत में सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है जैव प्रक्रम। इसमें सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा आपको समझनी है, पूरे सिस्टम्स आपको पढ़ने रहेंगे। इसके बाद प्रजनन में आपको जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार का होता है, ये आपको देखना है। प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, आवश्यकताएं और परिवार नियोजन क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है परिवार नियोजन से। इसके बाद सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन, एड्स वाला टॉपिक बहुत ही आता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें आपको मेंडल का योगदान, मेंडल के जो 3 नियम हैं उनको देखना पड़ेगा। लक्षणों की वंशागति, नियम, लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय और इसका विकास की मूलभूत संकल्पना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, वक्र पृष्ठ, ये तीसरी यूनिट है जो कि आपको प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें आपको अपवर्तन वाला टॉपिक रहेगा। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है, ये आपको देखना रहेगा। इसके बाद फोकस दूरी क्या होती है दर्पण के लिए, और इसका निगमन आपको डेरिवेशन नहीं करना रहेगा। अपवर्तन में आपको देखना है अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनाने के नियम, लेंस सूत्र, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना रहेगा। मानव नेत्र को पढ़ना रहेगा, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष 3 होते हैं, इनका निवारण कैसे करते हैं। इसके बाद गोलीय दर्पण तथा लेंसों के अनुप्रयोग। इसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वही वाली घटना जहां पर प्रिज्म द्वारा प्रकाश 7
रंगों में विभाजित हो जाता है, उसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। प्रकाश का विद्युत का प्रभाव जो होता है, ये चैप्टर फिजिक्स का है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना रहेगा, आप देख पा रहे होंगे विद्युत धारा है, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ठीक है, इन जिन पर निर्भर करता है इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत शक्ति पीवीआई तथा आर में संबंध, इनके फॉर्मूले रट लेना, देख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, जो भी हो पाए, ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर पे यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो सारे टॉपिक हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से देख लेना है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन है, लास्ट यूनिट, यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत, इसमें ये अभी आपको सब टॉपिक पढ़ने हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, परंपरागत स्रोत क्या है, गैर परंपरागत स्रोत क्या है, ठीक है। इसके बाद ज्वारीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। हमारा पर्यावरण में आपको पर्यावरण जानते ही हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, अपशिष्ट का उत्पादन निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, इनको आपको देखना रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी आपका रहेगा। तो 5 नंबर की लास्ट यूनिट है, उसमें अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, सिलेबस आपके सामने है, प्रैक्टिकल के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये था पूरा सिलेबस, मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन बैंक में, पुरानी क्वेश्चन बैंक हो, नई क्वेश्चन बैंक हो, कहीं से भी आपको ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी बुक से अपने नोट्स ज़रूर तैयार करना, जिससे आपके 95 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो 95 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। सो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नहीं पसंद आई है तो भैया कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू एंड बाय बाय।